एक सेकंड। यस, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हाइपर ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, जैसे ज्योमेट्रिक में तो आप फेलियर और सक्सेस की बात करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आपका। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको मान लो कोई भी एक ऑन दे दिया गया, मान लो एक ऑन है जिसमें कुछ बोल्स हैं आपके पास। लेट अस से हम एक कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल, एक ऑन है जिसके अंदर एन बोल्स हैं, टोटल टोटल कितनी बोल्स है, कैपिटल एन बोल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से इन एन में से एम बोलता है वाइट, एम कौन से वाइट बोल्स हैं, और बाकी जो बच गई वो रेड कलर की हैं। बाकी जो बच गई एन माइनस एम बचेंगी, सारी की सारी क्या है, रेड। तो आपको क्या कहेगा इसके अंदर, ये कहेगा इन एन बॉल में से, इन कैपिटल एन बॉल में से आप स्मॉल एन बॉल्स निकाल के दिखाओ, ड्रॉन करो। और किस तरीके से ड्रॉन करो, विदाउट रिप्लेसमेंट, आपको वापस नहीं रखनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे, सिलेक्शन होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। और किस तरीके से करनी है आपको, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल है गेटिंग व्हाइट बॉल्स, रैंडम वेरिएबल आपको एक्स बनाना है व्हाइट बॉल, तो आपको निकालने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ के व्हाइट बॉल्स से, के व्हाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, आपने एन बॉल ड्रॉ की है, ठीक है ना, टोटल आपने एन बॉल निकाली है, मतलब जो फेवरेबल में टोटल, जो टोटल बनेगा, टोटल क्या बनेगा, कैपिटल एन में से एन चूज करना, दैट इज यूर पॉसिबल आउटकम का सेट। क्लियर है बात, टोटल में से आपने स्मॉल एन चूज करनी है, बोल विदाउट रिप्लेसमेंट तो सिलेक्शन होगा यहाँ पे एन सी एन। अब किस तरीके से चूज करनी है, उनमें से के बोल तो वाइट है, वाइट टोटल एम थी, उसमें से के निकालो, एम सी के। बाकी जो बच गई एन माइनस एम बोल बची, उसमें से आप निकालो अदर बोल्स, अदर कितनी बच गई, एन माइनस के, ये वाली बोल। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया ऑफ के वाइट बोल्स की। इसमें डाउट है किसी को? तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, जो ज्योमेट्रिक हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें पैरामीटर आपका कैपिटल एम और स्मॉल एन, ये सारे पैरामीटर हैं। नॉन नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बोल्स हैं तो वो काउंटिंग में तो होंगे होंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। कैपिटल एन आपका कंप्लीट जो स्पेस होगा टोटल, एम उसमें से कुछ सिलेक्टिव पार्ट बोला गया होगा, और एन आपको चूज करने होंगे स्मॉल एन। तो उसी एग्जाम्पल को याद रखना माइंड में जब भी हाइपर ज्योमेट्रिक का आपका आए। तो इसमें से के वाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है के एन एम एन, इन सब पे डिपेंड है। क्या आएगा आंसर, एम सी के एन माइनस एम सी एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन सी एन। ये आएगा जब आपने के क्या लिया है, 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ एन एम, मिनिमम पे बात आ जाएगी ना एन एम के। एन बॉल आप चूज कर रहे थे, एम वाइट बॉल थी, अगर वाइट बॉल कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है आप एन में तो जा नहीं सकते। आप एम सी के एम में से के चूज कर रहे हैं, तो अगर एम मिनिमम है, एक छोटी सी बात, जैसे अगर मैं एग्जांपल से लेके चलूं, आपको टोटल दी थी 5 बॉल्स जो कैपिटल एन की वैल्यू थी, वाइट बॉल है आपके पास मान लो 2, बाकी है जो भी दूसरी बॉल थी से रेड 3 है। आपको कहा गया एन इज इक्वल टू 3, आपको 3 बॉल चूज करनी है, एन इज इक्वल टू 3, 3 बॉल चूज करनी है जिसमें से एक वाइट बॉल हो, एक वाइट बॉल हो। तो अब एक वाइट बॉल हो 3 में से, तो 2C1 आएगा, ठीक है ना। के की वैल्यू तो देखना चाह रहे हैं, के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं आपको ये कह रही हूँ व्हाइट बॉल चूज करने की, आप बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू हो सकती है व्हाइट बॉल चूज करने की। 2 ही तो व्हाइट बॉल है, तो या तो आप 0 व्हाइट बॉल चूज कर लोगे, या 1 चूज कर लोगे, 2 चूज कर लोगे, मैक्सिमम 3 तक बॉल चूज करनी थी, लेकिन व्हाइट बॉल तो 2 ही है ना, तो के की वैल्यू 0 से 2 ही जाएगी क्योंकि व्हाइट बॉल कम है। अगर मैं यही एग्जाम्पल उल्टा कर देती, उल्टा कैसे, अगर यहाँ 3 और यहाँ पे 2, अब कह रहे 2 ही बॉल चूज करनी है, 3 व्हाइट बॉल है, तो 2 बॉल चूज करने में कितनी व्हाइट बॉल आ सकती है, 0 या 1 या 2, बॉल ही 2 चूज करनी है, अब 3 कैसे व्हाइट बॉल निकाल लोगे। तो जो भी मिनिमम होगा वहीं पे के रुक जाएगा आपका। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। डाउट है तो पूछ लो, मिनिमम ऑफ एन और कैपिटल एन, इनका मिनिमम के यहाँ पे रुकेगा आपका, डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ बॉल्स कम पूछी है तो व्हाइट बॉल पे क्यों जाने की नीड है एक्स्ट्रा,
और अगर आपकी बॉल ज्यादा है लेकिन व्हाइट बॉल कम है तो जितनी है उतनी निकाल सकते हो व्हाइट बॉल, इससे ज्यादा तो कहाँ निकाल लोगे, बाकी दूसरी बॉल लेनी पड़ेगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आपका 1 होता था, तो यहाँ पे देखते हैं क्या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आपका 1 है। अगर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं इन जनरल, तो के को मैं कैपिटल एन या स्मॉल एन मान ही सकती हूँ। व्हाइट बॉल जितनी भी हो स्मॉल एन तक हम अपना मेन काम लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉल्स तो एन हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सम के 0 से एन निकाल रहे हैं, मिनिमम लिख लो या एन लिख लो, एम सी के इंटू एन माइनस के सी एन माइनस के डिवाइड बाई एन सी एन, ये 1 आएगा। कैसे आएगा 1, कोई बता सकता है? के की हर वैल्यू पे सम करना है, एक बार के को 0 पुट करना है, एक बार के को 1 पुट करना है, देन के को 2 पुट करना है, देन उनको ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या बन जाएगा, एन सी एन वाला ऊपर बन जाएगा और ऊपर एन सी एन से एन सी एन कैंसिल होकर 1। थोड़ा सा देखो टिपिकल है इसका प्रूफ, बट अगर आपको याद हो हमने डायरेक्ट रिजल्ट से पढ़ा हुआ है ये वाली चीज, जब आप बायनोमियल एक्सपेंशन वाला चैप्टर करते थे 11th क्लास में, वहां ऊपर वाले का डायरेक्ट रिजल्ट होता था कि के की वैल्यू लाई कर रही है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो इसलिए पूरा क्या बन जाता है आपका, जो यहाँ पे है आपका एन सी एन, ये आ जाता है आंसर। तो ये वहां पे तो हमने प्रूफ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है ऐसे। ठीक है, इसका प्रूफ उसमें मिल जाएगा, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं, प्रूफ आपको इजीली मिल जाएगा इसका। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वैसे भी बनी हुआ था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं, जब आप ये वाली इसकी राइट हैंड साइड खोलेंगे जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पी के इज का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, जब आप उसकी राइट हैंड साइड खोलेंगे तो वो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बनाएगा, जो आपने पढ़ा नहीं हुआ है पहले, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसका नाम उसी के बेस पे रखा गया, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के नाम पे। ठीक है, मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है आपके पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समीशन एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स क्या है आपका यहाँ पे, देखो पी एक्स को अगर हम देखें, जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास दैट इज के वाइट बॉल निकालने की, अब देख रहे हैं के वाइट बॉल निकालने की, देख रहे जब यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल लिखते थे एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब के की देख रहे तो के लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक्स लिख लो आप, सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड में एन सी एन, ये आपके पास है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात है कि एक्स अगर मैं 0 से एन तक लाइक रहूंगी तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे आंसर 0 ही आना है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो गया आपका, 1 पे शिफ्ट हो गया। और कैसे शिफ्ट हुआ है ये, यहाँ पे ये वाला जो x है ये इससे कैंसिल भी होगा, जब इसे ओपन करोगे ये क्या बन जाएगा, हमने पहले भी बनाया था इस टाइप का कुछ, इसको हम ओपन कर सकते हैं m फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल m माइनस एक्स का फैक्टोरियल, इसको x इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा x माइनस 1 का फैक्टोरियल m माइनस एक्स का, ऊपर भी m माइनस 1 का फैक्टोरियल बनाओ, m को बाहर ले लो ताकि बेनिफिट रहे, सेम बन जाए, इंटू यहाँ पे n माइनस एम सी एन माइनस एक्स, यही है, डिवाइडेड बाय एन सी एन, ये आपके पास है। m तो आ गया बाहर, समीशन x 1 टू n हो चुका है, ये आ गया m माइनस 1 सी एक्स माइनस 1, ये पूरा टर्म यही बन गई आपकी। ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास, एन सी एन माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ x माइनस 1 ही आया, अब आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही होगी, यहाँ x माइनस 1 है आपके पास। अब मेन थिंग ये है यहाँ पे, इसको भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि x माइनस 1 से ही x माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ताकि ये बन जाए x माइनस 1, कॉमन लेना पड़ेगा, एक मिनट अलग से ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने m, और ये एन सी एन जो बाय में वो ले लिया बाहर, x1 टू m माइनस 1 सी एक्स माइनस 1, ये बन गया n माइनस एम सी एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये लिख पाए। इससे ये कैंसिल करो,
ठीक है। और क्या कैंसिल करते थे हम, m-1 से m-1, तो यहाँ पे भी -1 + 1 करो, m-1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका यहाँ पे, ये बच गया n-1 cn-1, ये बन के आया आपके पास। ठीक है, ये बन गया अंदर से, ये बाहर था आपका NCN। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है m। इसको अगर मैं ओपन करूं, n n का फैक्टोरियल, अगर इसको ओपन करूं तो ऊपर वाले को n-1 का फैक्टोरियल, नीचे n-1 का फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस यही आ जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ से एक n-1 फैक्टोरियल खोल के ये कैंसिल, यहाँ से n-1 खोल के ये कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर सिंपल सा आ गया आपका mn/n, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो जो मीन निकल के आता है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में, वो कितना निकल के आता है, mn/n, या फिर n×m/n। n आपके नंबर ऑफ सिलेक्टेड जो आप बोल्स कर रहे थे, ये वाइट बोल हो गया आपका कैपिटल M जो हम कंसीडर कर रहे थे एग्जाम्पल, और कैपिटल जो N है वो टोटल नंबर्स ऑफ जितनी भी बोल्स आपने टोटल डाली थी वो। तो किसी को कोई डाउट है इसमें जो अभी हमने किया है? क्लियर नो हुआ मैम। नहीं? मैं देखो थोड़ा टफ है ये, टफ है, लेकिन करोगे एक दो बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कर दूं, क्या आप मुझे बताओगे आपका मीन बायनोमियल के केस में क्या आया था? NP। NP आया था। तो कहीं ना कहीं m/n को टेंडिंग टू p करने पे बायनोमियल नहीं बन जाएगा? यस मैम। वैसा ही लग रहा है कुछ कुछ। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किससे बन रहा है, तो ये क्या करता है, बायनोमियल को टेंड करता है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब करता है, एज n टेंड टू इंफिनिटी एंड m/n टेंड टू p। अगर आपको ध्यान हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स को हमने टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोल्स डाल रहे थे वो इंफिनिटी पे लेके गए हैं। तो उस केस में आपका m/n जो है वो स्मॉल प्रोबेबिलिटी p हो जाना चाहिए, तभी क्या बन जाएगा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन कर लिया आपने एक बार रिवाइज? क्वेश्चन ये है आपके पास, देखते हैं कौन आंसर करेगा, किसको क्लियर हुआ है। इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with number of trials n is equal to 9 and mean mu is equal to 6, मीन आपका 6 है और n की वैल्यू 9 है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कितना आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज √2, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2/3। ये आपको बताना है यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू। मीन मीन कितना होता है आपका बायनोमियल में, n इंटू पी, मतलब 9 इंटू पी इज इक्वल टू 6 दे रखा आपको। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 3 3 2/3। अगर p की वैल्यू 2/3 है तो q की वैल्यू 1/3। अब वेरिएंस तो हमें पता है कितना होता है, n p q, n इंटू p इंटू p है 2/3 इंटू q 1/3, ये कट गया। वेरिएंस की वैल्यू 2 आई, अगर वेरिएंस 2 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, √2। तो ऐसे सिंपल मैम सिंपल, मैंने वेरिएंस निकाल दिया, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ देखा वो ही मैं नहीं। समझ गई थी कि आपने वेरिएंस निकाल दिए। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके देखो पेपर में आते हैं, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं पेपर में। तो जिसको मीन याद है, वेरिएंस याद है हर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हर क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कि करना क्या है हमें इसके अंदर। ठीक है, एक और करते हैं, चलो अब देखते हैं किसको याद है स्टार्टिंग तक का भी काम, अब पता चलेगा। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन for a random variable having Poisson distribution with mean 4
is option A is 1/4, option B is 1/2, option C is 4, option D is 1. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला भाई Standard deviation by mean होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। श्योर हो? सभी यही बोल रहे हैं। याद नहीं है क्या सबको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यही था कि ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे मीन। तो आपको सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कितना आया था? मैम लैम्डा। मीन और वेरिएंस दोनों सेम ही था शायद। यस मैम। सेम था ना? तो मीन 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बना आपका? 2। रूट लोगे तो आंसर क्या आना चाहिए?